आपका विषय है। संस्कृत विषय लेने का पहला प्राथमिक संदेश आपके दिमाग में कैसे आया कि आज संस्कृत शोध के लिए आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय का चयन क्यों किए? आप संस्कृत विश्वविद्यालय में जा सकते थे, संस्कृत विश्वविद्यालय में जाके शोध कर सकते थे। कोई एक ऐसी चीज़ बता दीजिए जो आप अध्ययन के दौरान पाए हों और वो अद्भुत रही हो और वो हमारे व्यूअर्स उसको जानना चाहें और आप चाहेंगे कि वो सारी ये चीज़ें जन-जन तक पहुँचे। विश्वविद्यालय का चयन क्यों? संस्कृत विश्वविद्यालय में क्यों नहीं? संस्कृत विषय से देखा जाए अगर पीएचडी कोई करके यहाँ से निकला ऐसा है कोई जो आपके ध्यान में आ रहा हो, यहाँ से संस्कृत से स्नातक किया हो, फिर स्नातक किया हो, शोध किया हो, यहाँ से निकल के गया हो, आज भारत में अच्छा नाम कमा रहा हो? नमस्ते, मैं कुशल पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मीडिया स्टडीज़ के छात्र। आज हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उपस्थित हैं। यहाँ की गरिमा का प्रचार-प्रसार करने के उपलक्ष्य में आज हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय आए हुए हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम अभिज्ञान शास्त्री है और मैं पीएचडी फर्स्ट ईयर का यहाँ का छात्र हूँ, शोधक छात्र। संस्कृत मेरा विषय है। संस्कृत आपका विषय है। संस्कृत विषय लेने का पहला प्राथमिक संदेश आपके दिमाग में कैसे आया कि आज संस्कृत लिया जाए, संस्कृत से जो है स्नातक किया जाए, फिर प्रास्नातक किया जाएगा, फिर शोध किया जाएगा, कैसे? प्रथम तो है रुचि की बात, अपने-अपने रुचियों की, और दूसरी चीज़ मैं एक ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, जिसके डीएनए में संस्कृत है, रक्त में ब्राह्मणों की संस्कृत है। बहुत पूर्व से आप 5000 वर्ष पूर्व इतिहास भी उठाकर पढ़ेंगे और भारतीय ग्रंथ जितने लिखे गए हैं, उनकी भाषा भी संस्कृत है, चाहे वेद हो, रामायण हो, पुराण हो, 108 उपनिषद हैं, अष्टादश पुराण है, जितनी स्मृतियाँ हैं, उन सब की लैंग्वेज संस्कृत है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप जाना है इंडियन कल्चर की, तो संस्कृत का अध्ययन तो करना चाहिए। इसको मैक्स मुलर ने भी कहा है, ग्रिफिथ कोलब्रुक ने भी कहा है और विलियम जोन्स ने भी कहा है। जितने ब्रिटिश राइटर हैं, वो सब लोग आए हैं और उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया है। तो इस भाषा से मैं प्रभावित था और इसलिए मैंने इसका चयन किया और अभी अध्ययनरत हूँ और मेरा जो रिसर्च टॉपिक है, वो अद्वैत वेदांत है। संस्कृत से आप अध्ययन कर रहे हैं। कोई एक ऐसी चीज़ बता दीजिए जो आप अध्ययन के दौरान पाए हों और वो अद्भुत रही हो और वो हमारे व्यूअर्स उसको जानना चाहें और आप चाहेंगे कि वो सारी ये चीज़ें जन-जन तक पहुँचे। देखिए क्या है, भारतीय संस्कृति में अद्वैत शब्द आता है। अद्वैत मतलब ही होता है नॉन ड्यूअलिज़्म, जहाँ पे द्वैत नहीं है, जहाँ दो नहीं है। और आप देखिए दुनिया में जहाँ कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, संघर्ष चल रहा है, वो द्वैत के कारण हो रहा है, दुविधा के कारण। तो हमारा दर्शन ये कहता है कि जो चीज़ आपके अंदर है, जो चेतना आपके अंदर है, वही हमारे अंदर है। तो आप फिज़िकैलिटी में, बाहरी चीज़ों में हम आप अलग दिख सकते हैं, लेकिन चेतना के रूप में हम और आप समान हैं। तो जो विकास की यात्रा आपकी हो सकती है, उतनी ही मेरी भी हो सकती है। जितना ज़्यादा आप बढ़ना चाहें, जितना ज़्यादा मैं बढ़ना चाहूँ, बढ़ सकता हूँ। लेकिन समस्या क्यों आती है, टकराव क्यों होता है, संघर्ष क्यों हो रहा है? क्योंकि सब लोग एक-दूसरे से को भिन्न समझ रहे हैं, अलग समझ रहे हैं। तो ये जो भिन्नता है, इसको समाप्त करने के लिए जो सिद्धांत है, वो अद्वैत का है कि द्वैत की भावना बहुत ज़्यादा जब होगी, तो संघर्ष उत्पन्न होगा। तो द्वैत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शोध के लिए आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय का चयन क्यों किए? आप संस्कृत विश्वविद्यालय में जा सकते थे, संस्कृत विश्वविद्यालय में जाके शोध कर सकते थे। और एक बात और, जो आपने स्नातक किया है, वो भी संस्कृत शब्द विषय था या और कौन-से विषय थे और किस विश्वविद्यालय से थे? इसका विस्तार से बताइए। जी, जी। मेरा यूजी, पीजी यहीं से हुआ है और संस्कृत लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर एंड पॉलिटिकल साइंस, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे। और पीजी में फिर मैंने संस्कृत ऑप्ट किया और संस्कृत में ही मैं शोध कर रहा हूँ वर्तमान में। विश्वविद्यालय का चयन क्यों? संस्कृत विश्वविद्यालय में क्यों नहीं? इसका रीज़न ये था कि इसके पहले मैं गुरुकुल का छात्र था और 12वीं तक मैं संस्कृत में ही पढ़ा था। उसके बाद मैंने बहुत नाम सुना था विश्वविद्यालय का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, गौरवपूर्ण विश्वविद्यालय। और ये हुआ कि भाई यहाँ प्रवेश परीक्षा दीजिए, उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो हम चाहते थे कुछ डिफरेंट करें, डिफरेंट इन द सेंस कि एक एक जगह तो हम ऑलरेडी 12 साल अध्ययन कर ही चुके थे, उत्तर मध्यमा तक डिग्री लेते हुए। इस पे विश्वविद्यालय में हम आना चाहते थे। यहाँ की जो योग्यता है, विशेषता है, जैसा कि अ, भारत के भारत का 9वां राष्ट्रपति और 9वां प्रधानमंत्री इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए, जी, जी, बिल्कुल। ठीक है? और 20 से ज़्यादा तो मुख्यमंत्री हैं। आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता था इसको। 1887 में इसकी स्थापना हुई। कोट रेमिटॉट आर्बोर्स, ये इसका लैटिन लोगो है और अब ये लोगो चेंज कर दिया गया है। अब इसको संस्कृत में कर दिया गया है लोगो। और वर्तमान समय विश्वविद्यालय का जो लोगो है, यावत्यः शाखाः तावन्त्याः वृक्षाः,
जितनी इसका शाखाएँ उतने वृक्ष, अच्छा। जितनी शाखाएँ उतने वृक्ष, ये इसका लोगो है वर्तमान समय में। और मेघनाथ साहा बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो यहाँ के विद्यार्थी रह चुके हैं। आपके गोविंद बल्लभ पंत जो यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, वो स्टूडेंट थे यहाँ के। सूर्य बहादुर थापा नेपाल के 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो यहाँ के विद्यार्थी रहे। और लेकिन संस्कृत विषय से देखा जाए अगर पीएचडी कोई करके यहाँ से निकला ऐसा है कोई जो आपके ध्यान में आ रहा हो? यहाँ से संस्कृत से स्नातक किया हो, फिर परास्नातक किया हो, शोध किया हो, यहाँ से निकल के गया हो, आज भारत में अच्छा नाम कमा रहा हो? हुँ, हुँ। कोई है? देखिए, जैसे अगर नौकरी की बात करें प्रोफ़ेसर लेवल की, तो प्रोफ़ेसर तो इतने निकलते हैं। हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में स्वयं इस बार 23 प्रोफ़ेसर आए हैं, नए प्रोफ़ेसर, और कुछ तो दिव्यांग प्रोफ़ेसर आए हैं। और एक प्रोफ़ेसर आए हैं जिनका नाम है राघवेंद्र मिश्र, उनको जेएनयू का योगी कहा जाता था। वो जेएनयू में योगी जी की ही ड्रेस में रहा करते थे, और वो संस्कृत के विद्यार्थी इस समय प्रोफ़ेसर के रूप में नियुक्त हैं। और भारतवर्ष में संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान आधुनिक समय में डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे थे। पांडुरंग वामन काणे को संस्कृत में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और नहीं नोबेल शास्त्री भारत जी, में जैसे देखा जाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो निकला हो, हाँ, कोई है ऐसा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमारे अभी इस समय डॉक्टर राम सेवक दुबे जी हैं। वो अभी हमारे एचओडी थे यहाँ के, अब अभी-अभी वीसी बने हैं। और राजस्थान का सबसे बड़ा संस्कृत विश्वविद्यालय है, वहाँ के कुलपति के रूप में अभी उनकी नियुक्ति हुई है, लेटेस्ट ये हुआ है, ठीक है। और दुनिया में महेश योगी का नाम बहुत विख्यात है। महेश योगी जिन्होंने 48 देशों में लगभग वैदिक विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं, वो भी आपके यहीं विश्वविद्यालय की उपज है, महर्षि महेश योगी। आप शोध कर रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत से शोध करने वाले कितने छात्र हैं? संस्कृत से शोध करने वाले अभी जो इस वर्ष आए हैं वो 5-6 लोग हैं, इस वर्ष जो है। और सीट के हिसाब से होता है, जितनी सीट आती है उस हिसाब से शोध करते हैं विद्यार्थी। लगभग इस बार ज़्यादा आई है, तो इस बार ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा। 23 प्रोफ़ेसर मतलब कि 56 नियर अबाउट जो सीट होगी, वो अवेलेबल रहेंगी शोध के लिए। छात्र कम हैं तो फैसिलिटी भी कम होगी ऑब्वियसली और वो फैसिलिटी कम है तो क्या वो सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं? विश्वविद्यालय से आपको जो चाहिए जिससे आप आगे भविष्य में आप अपना एक अलग मुकाम तैयार कर सकें? देखिए ऐसा है कि फैसिलिटीज़ की जो बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत कमी है किसी चीज़ की। यहाँ पे लगभग हर चीज़ की व्यवस्था है, और कुछ मायनों में है जो अव्यवस्था चल रही है, वो केवल डिपार्टमेंट की बात नहीं है, संपूर्ण विश्वविद्यालय की बात है, जिस पे बहुत लंबा अभी आंदोलन विश्वविद्यालय में छात्रों ने किया था। अभी तक फीस वृद्धि का आंदोलन हुआ है, आप लोग जानते ही हाँ। होंगे, तमाम चीज़ों का हुआ है। तो तर्क देने लगे तो बहुत कुछ है इस पे देने के लिए, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में स्पेशली अभी कोई दुविधा नहीं है। और इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, सबकी अपनी-अपनी राय है। शास्त्री जी संस्कृत से पीएचडी तो कर रहे हैं, क्या जो प्रोफ़ेसर्स वग़ैरह आते हैं आपके क्लास वग़ैरह बराबर चलती है, जानकारियाँ मिलती रहती हैं बराबर कि उसमें कुछ त्रुटियाँ रह जाती हैं? कोरोना काल जब से आरंभ हुआ है, तब से अल्प बाधा उपस्थित हुई अध्ययन में। लेकिन वर्तमान संदर्भ में देखें तो विश्वविद्यालय पटरी पर आ रहा है। लगातार शोध के आयाम, शैक्षणिक आयाम प्रारंभ हो रहे हैं। और नूतन वर्ष में आप 2023 में नूतन वर्ष में ये अपनी जो एनआईआरएफ रैंकिंग है, वो भी सुधारेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमसे बातें की, हमारे व्यूअर्स को जानकारियाँ दी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत के बारे में भी बताया, बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।